हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हर तरह से बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो क्या लिखा रखा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, करंट को मेजर करने के लिए, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, क्या लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, इससे पीछे वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि जब किसी कॉइल को हम कहाँ रख रहे थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे थे, और उस कॉइल के अंदर क्या फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर गई थी, टॉर्क। क्या, टॉर्क घूम गई थी। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। मींस व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया था, जैसे करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, क्या प्रोड्यूस हुआ था, टॉर्क। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम कहां रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और यही इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमें इसमें काम करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमने ये कहा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ठीक है, इसे अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। कैल्विन और एक और साइंटिस्ट था, उन दोनों ने मिलकर के शायद इसको दिया था। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही स्मॉल करंट को क्या करे, डिटेक्ट करे, मेजर करे। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है होता क्या है, देखो क्या क्या है। एक कॉइल होनी चाहिए प्रिंसिपल के अंदर, जैसा लिख रखा। ठीक है, कॉइल लेनी है हमें, इस तरह से कॉइल ले लेंगे हम। जैसे सपोज ये भी मटेरियल ले लिया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेना है, इसके ऊपर इस कॉइल को लपेट देना है। ठीक है, इस कॉइल को लपेट देना है और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख देना है, और फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड देना है। तो यहाँ पे क्या करा हमने कि यहां पे ये सॉफ्ट आयरन लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दो मैग्नेट्स हमने ले ली, फोर्स इशू मैग्नेट हम इसे कहते हैं। ठीक है, कनकेव टाइप का है। ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ठीक है, यहां पे जैसे सपोज ये सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इसके ऊपर कॉइल को हमने क्या लपेटना है। वैसे तो क्या करना है, जैसे एक्चुअल में तो क्या है, जैसे ये कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ब्रास। ठीक है, इसके ऊपर कॉइल को लपेटा और इसके अंदर क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन रख दिया। अब सॉफ्ट आयरन का फंक्शन क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ली, कॉइल ली, जैसे कॉइल ली, और नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल को इसके ऊपर हमने लपेटा। जैसे ये कॉइल है, तो सामने से आप देखोगे तो कैसे दिखाई देंगी, जैसे मैंने कॉइल लपेटी तो सामने से दिखाई देंगी। तो कैसे दिखाई देंगी, इस तरह से लाइंस बनी हुई दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये है कॉइल।
नंबर ऑफ टर्न्स के, ये हुआ कॉइल हो गई। ठीक है, क्या रख दिया? सॉफ्ट आयरन। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का फंक्शन क्या है? मैक्सिमम टॉर्क के लिए रेडियल फील्ड के अंदर ये कॉइल को लेकर के आएगा। ठीक है, इसके बाद इस कॉइल का जो एंड है वो हम स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया? स्प्रिंग से। ये स्प्रिंग ले ली। ठीक है, और उसके बाद इसको एक पॉइंटर से जोड़ देते हैं और यहां पे स्केल है रीडिंग के लिए। यहां पे क्या लगा दी? स्केल लगा दी। किसके लिए? रीडिंग के लिए, रीडिंग्स नोट करने के लिए। इसको आगे तक जाने दो। ये रीडिंग्स है। इस तरह से। ठीक है, तो क्या समझे? हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ पोल और क्या साउथ पोल, इस तरह से। ठीक है, और स्प्रिंग इसके साथ यहां मैंने जोड़ दी, सॉफ्ट आयरन लगा दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के अंदर हैं। सॉफ्ट आयरन का फंक्शन क्या है? ये रेडियल फील्ड के अंदर लेकर के आएगा, मींस मैक्सिमम टॉर्क के लिए। क्या? मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो अपने पास क्या क्या है? इट कंसिस्ट coil having number of turns wound on, लपेटना। ठीक है, wound on नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ब्रास। ठीक है, सस्पेंडेड, किससे लटकाया? सस्पेंडेड विद the help of phosphor bronze wire, phosphor bronze wire। ठीक है, जिससे लटकाते हैं। जैसे ये मैंने लिया क्या? ब्रास, इसके ऊपर कॉइल लपेटी और इसको जो लटकाया है, इससे वायर जिससे लटकाया है उसे फॉस्फोर ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, इसका भी अपना एक फंक्शन है। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए हम ये लेते हैं। फॉस्फोर ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज, इलास्टिसिटी, ये हमने पढ़ा था किसके अंदर? 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमने लिया। तो और एक चीज और लगाई हमने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड strong magnetic field is given by horseshoe magnet। horseshoe magnet, इस तरह का कर्व्ड टाइप का जो मैग्नेट है उसे horseshoe मैग्नेट कहते हैं। horseshoe मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह से। ठीक है, ऐसे किया, पॉइंटर लगा दिया, स्केल लगा दिया, वो सारा कुछ है इसके अंदर। एक चीज और जो मेन चीज है हमारी यहाँ पे है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा, ये आप साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, इतना मैंने लिखा जो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर दिख नहीं रही, इस तरह से इससे लटकी हुई है। दूसरा एंड कॉइल का वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनदर एंड लिख देता हूं, ऑफ कॉइल कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम इस पर। अब अपने पास क्या है? ये सारा कुछ लिख करके एक सॉफ्ट आयरन कोर है।
soft iron core is placed inside the coil, which makes the coil, ये इसका फंक्शन है, इन रेडियल फील्ड। ये रेडियल फील्ड क्या है? रेडियल फील्ड ऐसा है कि जैसे यहां से आपकी क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। रेडियली का मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जाएंगी और एक ही पॉइंट से, यहां से एक ही पॉइंट से इधर से चली जाएंगी, साउथ पोल के ऊपर खत्म हो जाएंगी। 1 2 3 4। ये कॉइल को रेडियल फील्ड के अंदर लेकर के आएगा। रेडियल फील्ड का मतलब है मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क होता क्या है, ठीक है। रेडियल फील्ड का मतलब ये हुआ कि प्लेन ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है आपका वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल। क्या कह सकते हो? पैरेलल कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हैं उसको हम? पैरेलल कह सकते हैं कि भाई पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल जाएगा तो थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी के अंदर जैसे मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पीछे आपको जाएंगे, पीछे वाले टॉपिक के अंदर, टॉर्क के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप ये समझे कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, कॉइल, ये नंबर ऑफ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल से ले लो या सर्कुलर कॉइल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर की शेप सिलेंड्रिकल होती है। सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह का सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। इस तरह से ये जो लाइंस मैंने बनाई है, ये ऐसी इसके ऊपर लाइंस जो है वो आपको दिखाई देंगी ये। और ये स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने इसको जोड़ दिया, स्प्रिंग। और ये कॉइल है, ये अपनी क्या है, कॉइल है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंटर है जो रीडिंग देगा, आगे जाएगा तो इस तरह से रीडिंग बताएगा। और यहां से आप समझे कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो रेडियल फील्ड के अंदर लेकर के आएगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो मींस थीटा बराबर क्या कह सकते हो आप, 0, अल्फा बराबर 90। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एरिया जो है, जब एक बात बताओ, जब प्लेन ऑफ द कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, पैरेलल हो गया, तो उसका एरिया कहां आएगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया कहां होगा, परपेंडिकुलर। जैसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको, ऐसे भी समझ सकते हो आप, थ्योरी में लिख दूं इस तरह से, ये सॉफ्ट आयरन हो गया, ये आपकी मैग्नेट्स हो गई, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल, इस तरह से चली जाएंगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से इसके पैरेलल चली जाएगी। तो इसका एरिया क्या हुआ, इस तरह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हुआ, तो यहाँ पे अल्फा कितना बन गया, 90 डिग्री। क्या बन गया, 90। कैसे भी घूमो वैसे क्या आएगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। इस चीज का ध्यान रखें। तो मैंने क्या क्या मानना था, मान लेते हैं लेट एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, और क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो आई क्या है, करंट फ्लो में, और इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है थ्रू द कॉइल,
ये, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं। किसका फॉर्मूला? टॉर्क का फॉर्मूला, क्योंकि जैसे करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, क्या प्रोड्यूस होगी? टॉर्क। ये हमने बताया था, पहले डिस्कस किया था कि इस तरह से जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या इस तरह से घूमेगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी, क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो अपना फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वो अपने पास है, आप जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू, so torque is produced, टाउ बराबर NIAB sin अल्फा, ठीक है। बट द कॉइल इज इन, किसमें है? रेडियल फील्ड में। कॉइल रेडियल फील्ड में है, सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस तरह से। तो साइन 90 क्या हो गया? 1 हो गया। तो टाउ बराबर क्या आ गया? NIA, इसको मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब समझना, अब मान लो जैसे मैंने ये कहा था कि इस वायर से, ये एक वायर है जिसको हमने लिया था ना, क्या, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, उससे हमने इसको क्या है, सस्पेंड कर रखा है ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सस्पेंड कर रखा है, बांध करके ना लटका रखा है। तो इस तरह से अपने पास है, सपोज जैसे वायर है और वायर को मैंने इस तरह से सस्पेंड कर रखा है, ऐसे है एक कॉइल। अब देखना, समझना, ये कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है, इसको थोड़ा सा ना और भान देता हूं समझने के लिए। ये कॉइल अपने पास क्या कर गई? रोटेट करी, देखो अब रोटेट कर रही है, ये है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर हो गई। अब ऐसे ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, देख समझना। तो इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर क्या पड़ रहे हैं? ट्विस्ट, क्या बोलते हैं इनको? बल, बल पड़ रहे हैं ना, देखो रोटेट कर रही है, बल लगातार पड़ रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम ट्विस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्विस्ट। छोड़ दूं क्या है, ये वापस नहीं कर गई क्या? इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या समझे? क्या बोलते हैं इसे? रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे स्प्रिंग को खींचते हो तो उसके अंदर कौन सी क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर क्या हुआ? देखो वायर घूम रही है, तो जैसे जैसे वो घूम रही है, जितनी ज्यादा यहाँ पे टॉर्क होगी उतनी ज्यादा यहाँ इसके अंदर क्या आएगी? रिस्टोरिंग टॉर्क। वापस लेके आ रहा है इसको, क्या कर रहा है? ये वापस लेके आ रहा है। तो यहां से क्या समझे आप? रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे? रिस्टोरिंग टॉर्क also is produced in the phosphor bronze wire, ये कह सकते हैं हम, phosphor bronze वायर या स्प्रिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर रिस्टोरिंग, वो भी वही बात होगी उतनी उसके अंदर, क्योंकि नीचे भी वो क्या पड़ रही है? बल पड़ रही है उतनी, ठीक है। तो या स्प्रिंग लिख दो और स्प्रिंग, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है? तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो फॉर्मूला है हमारा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क होती है टाउ बराबर, टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा मैंने अभी अभी बताया कि थीटा जो है इनको ट्विस्ट बोलते हैं, क्योंकि थीटा ही तो है, एंगल नहीं घूम रहा। क्या ऐसे एक थीटा बना, दो थीटा बने, इस तरह से, ठीक है। और प्रपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाते हो? ये हमने पढ़ा था 11th के अंदर भी हो, आपने पढ़ा होगा। प्रपोर्शनल को हटाने के लिए के थीटा, ठीक है, के लगा दिए। हालांकि माइनस आता है, माइनस के थीटा, बट मैग्नीट्यूड के अंदर मैं ले लेता हूं, क्या माइनस हटा देते हैं जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या आया? के थीटा। के थीटा आप समझ गए,
रिस्टोरिंग टॉर्क है ये। क्या है ये? रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों? क्योंकि जैसे कॉइल क्या करेगी, अपनी रोटेट करी, तो उसके अंदर वायर के अंदर क्या हो गई, टॉर्क प्रोड्यूस हो गई। उस टॉर्क को हम कहते हैं क्या, रिस्टोरिंग टॉर्क। और के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। के को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। या और नंबर ऑफ ट्विस्ट, सॉरी नंबर ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और क्या कहते हैं, और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यूनिट ट्विस्ट के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क, तो टॉर्सनल कांस्टेंट कह दो, ठीक है, या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, समझ गए। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। और क्या बताया, जितनी टॉर्क ये होगी उतनी ही क्या होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। सारा का सारा टॉर्क के ऊपर बेस्ड है, तो इससे पीछे का वीडियो जरूर देख लेना। टाउ बराबर मेरा फॉर्मूला आया था NIAB साइन अल्फा, ठीक है, या NIAB कॉस थीटा, ठीक है। वो एक ही बात है। थीटा बराबर क्या, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेते हैं, और जो अल्फा है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अल्फा 90 होगा तो थीटा 0 होगा, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे थीटा मैंने ट्विस्ट के लिए मतलब यूज किया है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, यहां से इक्वेट कर दो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब आप इक्वेट करोगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, फर्स्ट और सेकंड आपके पास हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है NIAB, सेकंड क्या है की थीटा। पढ़ो, क्या 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 निकालना है मुझे, क्या निकालना है, करंट। क्या निकालना है, करंट। तो करंट की वैल्यू यहां से क्या आ गई, I इज इक्वल टू के थीटा अपॉन NAB बाई NAB, नीचे आ गया नहीं आ गया, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, I, तो I की वैल्यू हो गई या नहीं होगी मेरे पास, I इज इक्वल टू के थीटा अपॉन NAB, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, थीटा। जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट मेजर कर जाएगा, ठीक है। G को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G को क्या कह देंगे यहाँ पे, वेयर G गैल्वेनोमीटर G को कह देंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी वर्किंग थी, इसकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अपने पास, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है ये आप समझे, प्रिंसिपल क्या है ये आपको पता लगा यहां से, ठीक है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन अपने पास क्या क्या है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट आयरन कोर का फंक्शन क्या है, ठीक है। वो विच मेक्स द कॉइल इज इन रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब क्या है, जो कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए अल्फा की वैल्यू क्या बताएगा आपको, 90 डिग्री देगा, इस तरह से, ठीक है। तो अपनी करंट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, के थीटा अपॉन NAB, ठीक है। ये अपना क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसके अंदर दो चीजें और हैं, सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। सेंसिटिविटी आपने पहले पढ़ी है, पोटेंशियोमीटर के अंदर आपने सुना होगा कि सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा दे, बहुत ही कम वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर, उसे उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक करंट सेंसिटिविटी और एक दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले में आपके सामने लिख देता हूं डायग्राम, और जो वर्किंग है वो ध्यान से पढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 100% क्वेश्चन इसके ऊपर आना ही आना है।
तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो है अपनी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लो में क्या कहोगे, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लो में। आई एस से लिखा जाता है और क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन आई, यही कहा ना। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं, थीटा से। करंट फ्लोइंग, करंट को किससे लिखा है, आई से। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई, ठीक है। तो यहां से ये चीज ध्यान रखेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से यूनिट समझ गए होंगे। यूनिट, इसकी यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, थीटा की यूनिट क्या होती है, थीटा क्या एंगल ही तो है, थीटा की यूनिट क्या होगी, रेडियन। करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। तो क्या हो गया, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है। क्या यूनिट है, रेडियन पर एम्पियर। दूसरी चीज है, और यहां पे आई की वैल्यू भी रख दो, क्या थी, आई बराबर क्या था अपना, के थीटा अपॉन एन ए बी, ठीक है। और एक चीज और भी है कि जो m की फॉर्म में लिखो तो टाउ बराबर m इंटू बी था, और m की वैल्यू एन आई ए बी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां से के थीटा एन ए बी पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, थीटा से थीटा कैंसल, एन ए बी अपॉन के। करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बताओ यहां से किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बोलो। करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई, पहली चीज नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा एरिया पे, ठीक है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे, चौथा के पे। तो करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीजेस, नंबर एक, कैन बी इंक्रीजेस नंबर वन बाई इंक्रीजिंग एन, एन को बढ़ा दो, बाई इंक्रीज एन, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बट नंबर ऑफ टर्न्स को जब बढ़ाएं तो एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भारी होता चला जाएगा, ठीक है, क्या भारी हो जाएगा, ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट तक हमें ये काम करना है। सेम थिंग दूसरी है, नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है, ये भी बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट तक बढ़ाना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा डिक्रीजिंग के। जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर ली थी वो मैंने बताया था कि हमने वो क्यों ली, वो इसलिए ली क्योंकि उसका जो के वैल्यू है वो कम होता है, ठीक है। तो ये करंट सेंसिटिविटी को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम रीडिंग चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम सेंसिटिविटी चाहिए। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के ये 4 तरीके, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ, एरिया को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, के को कम कर दो। बट ये एक चीज जो रखनी है नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया वाली, वो एक सर्टेन लिमिट तक रखनी है। सर्टेन लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई चीज भारी होती तो मूव करने में उसको परेशानी आएगी, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है अपने पास इसी से रिलेटेड, वोल्टेज सेंसिटिविटी। दूसरी चीज है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है, सिंपल सी बात है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को किसे लिखेंगे, वीएस से, थीटा अपॉन वी। इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हुई, डिफ्लेक्शन यूनिट बाई रेडियन,
पोटेंशियल की क्या हो गई वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट। V की वैल्यू पुट कर दो, V बराबर क्या होता है आई आर, I की वैल्यू पुट कर दो ए थीटा अपॉन एन ए बी, तो VS क्या आ गया ए थीटा एन ए बी पलट के ऊपर, थीटा से थीटा कट गया, एन ए बी अपॉन के और इनटू क्या आर। एक चीज और यहां से एन ए बी अपॉन के किसके बराबर था, अभी अभी पढ़ा, एन ए बी अपॉन के किसके बराबर है आई एस के बराबर, तो वी एस क्या आ गया आई एस भाई, ठीक है। देखो आई एस आर नीचे आया है, तो यदि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। क्या कि यदि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए, वो डिक्रीज भी हो सकती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन जब करेंगे वो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो व्हेन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, व्हेन करंट सेंसिटिविटी increases, the voltage sensitivity should be या can be decreases। क्या हो सकती है वो डिक्रीज भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बढ़े ही बढ़े, ठीक है। ये जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर आज हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, पहली बात एक ऐसा डिवाइस जो स्मॉल करंट को मेजर करता है। प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे टॉर्क आएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से डायग्राम बनाना, ठीक है। इसकी थ्योरी समझे, करंट आई निकाल लिया था, सेंसिटिविटी, दोनों चीजें क्या, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। और इनके ऊपर अब क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वो था, उसके लिए आपको फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।